कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, कल आपका यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन का 13 तारीख को पेपर था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे। तो इसी के संदर्भ में आज थोड़ा हम बात करेंगे कि पेपर कैसा आया हुआ था, कट ऑफ इसका क्या जा सकता है और आगे हमें इसका क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि पेपर के बारे में, तो फ्रेंड्स पेपर ना तो बहुत इजी था और ना ही बहुत टफ था, एक मीडियम का पेपर था। और इसमें जितने भी हमने लेक्चर आपसे लिए हैं उस लेक्चर में से सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। अगर आप सारे लेक्चर लिए हैं उसमें से माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर और हिस्टोलॉजी के लेक्चर को छोड़कर सभी प्रश्न हम यहाँ पे कराए हुए थे। बस 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यहाँ लेक्चर से नहीं आए हुए थे, लेकिन उन्हीं से प्रश्न रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें जो पहला प्रश्न की, जो यहाँ पे पूरे प्रश्न तो हम नहीं बता पाएंगे, जैसे 100 के 100 प्रश्न नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे हम बताएं कि आपका पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा हेमेटोलॉजी में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बहुत रामबाण का जो सीरीज़ था लास्ट वाले सीरीज़ में ही हमने आपको हल कराया था। फ्रेंड्स, आपका जो लास्ट वाला सीरीज था रामबाण वाला प्रश्न, उस लास्ट के सीरीज में बहुत सारे आपके प्रश्न फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पता चला कि प्रश्न को बहुत मीडियम आते हैं, ना बहुत टफ आते हैं, ना बहुत सरल आते हैं। इसीलिए अब जो भी हम लोग तैयारी करेंगे वो बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन के संदर्भ में, तो वहाँ पे जो आपका एडीटीए था वो आपका क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपके हेमेटोलॉजी में। दूसरा आपका था कि ग्रे कलर का जो वायल होता है वो किस प्रकार के एंटीकोगुलेंट के लिए यूज किया जाता है। और अगला एक प्रश्न आपका आया था, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था कि आपका यहाँ पे जो एलर्जिक सबस्टेंस होते हैं या फिर एलर्जी काज करता है वो किस सेल के द्वारा होता है, सिक्रीशन होता है। तो फ्रेंड्स, बेसोफिल के द्वारा हमारा हिस्टामिन जो होता है वो स्रावित होता है। तो इन केस में हम लोग वहाँ पे बेसोफिल आंसर करे होंगे। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे एक प्रश्न आपके यहाँ पे हेमेटोलॉजी से आया था कि आपका जो न्यूट्रोफिल होता है उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है। इसको भी हमने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, इनका ग्रेन्यूल्स किस तरह से दिखता है, ये हमने आपको बताया हुआ था। ये बताया भी था कि लिस्मन स्टेन के द्वारा आपका यहाँ पे जो कलर्स डिफरेंट होते हैं वो किस तरह से आपके दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण आया हुआ था कि आपका जो WBC पीपेट होता है उसका मार्किंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी हमने बार बार आपसे कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर मत करिएगा, और आखिर में वो प्रश्न में आ ही गया। तो फ्रेंड्स, उसका जो WBC का मार्किंग होता है 0.1, फिर वहाँ पे क्या होता है 0.5 से यहाँ पे 11 मार्किंग तक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे सही करके आएंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो जो लास्ट 11 वाला मार्किंग है उस पर आप टिक किए होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, और एक प्रश्न आपके आया था जो स्पुटम का क्लास हमने लिया था स्पुटम के कलर से, उसमें से आया था आपका क्या है, एडेमा किसके कारण होता है। ठीक है, तो एम्फाइसेमा एडेमा जो होता है, ठीक है, तो एडेमा किसके कारण होता है, किस एडेमा में कौन सा कलर दिखाई देता है। तो एडेमा में कौन सा कलर दिखाई देता है, फ्रंटी एंड पिंक कलर आपको दिखाई देगा, फ्रूटी एंड पिंक कलर दिखाई देता है। तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था। उसके बाद में हमने ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे स्यूडोमोनास काज कर रहा है तो किस कारण से, क्लेप्सुला है तो किस कारण से। ठीक है, जेली करंट रहेगा तो ये क्लेप्सुला का हो गया। ठीक है, तो इन सब केस में ग्रीन है तो आपका निमोनिया का हो गया। इन केस में हमने आपको निमोनिया नहीं, स्यूडोमोनास का हो गया। इन केस में हमने आपको सारे प्रश्न मोस्टली हल करा दिए थे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आया था एफबी स्टेन का प्राइमरी स्टेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने तो एफबी स्टेन का क्लास भी ले रखा है, और साथ साथ में जब हम MCQ कर रहे थे तो वहाँ भी हमने यहाँ पे एफबी स्टेन के बारे में बताया था कि प्राइमरी स्टेन क्या होता है। और साथ में जब हम रामबाण यानी कि जब हम रिवीजन कर रहे थे तो उसमें भी हमने आपको अपने हाथों से लिख कर ये प्रश्न रखा था कि प्राइमरी स्टेन क्या होगा, सेकेंडरी स्टेन क्या होगा, काउंटर स्टेन क्या होगा, कलर को मतलब कि डीकलराइजेशन जो यूज करेंगे वो कितने कितने % में किसके लिए करेंगे, ये भी हमने आपको बताया हुआ था। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉइंटिस से जो प्रश्न आया था कि आपका जो प्री जॉइंटिस होता है इन केस में किस में होता है। तो ये आपका हेमोलाइसिस की वजह से होता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको लगा के आए होंगे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट से जो प्रश्न हमने कराए थे वो भी प्रश्न आया आपका। ठीक है, पूछा था सोडियम का और कैलमिया का। ठीक है, हाइपर कैलेमिया, शायद ये प्रश्न आपके यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, और ब्लड बैंक से तो प्रश्न आपके आए थे। जो फ्रेंड्स, हमने एंटीकोगुलेंट ब्लड बैंक के जो एंटीकोगुलेंट थे वहाँ से प्रश्न आपके मिल गए। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, कैसे कि आपका जो वहाँ पे आया था कि CPDA1 यानी कि CPDA1 का जो होता है, ठीक है, ये इसका टाइमिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो टाइमिंग होता है आपके हमने जो पढ़ाया था और गोडकर के बुक से, वो आपका कितना था, 35 डे था। ठीक है, कितना था, 35 डे था। अगर इसमें साइगम डाल देते हैं तो इन केस में इसका जो डे होता है वो बढ़ जाता है, 45 दिन के लिए हो जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इसका भी आप लोग आंसर सही करके आए होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें जो आपका यहाँ पे प्रश्न आया हुआ था कि आपका जो ये कौन सा प्रश्न आया था इसके बाद में, ब्लड बैंक का जो ग्रुपिंग था यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, रिसेप्टर कौन है। ठीक है,
तो ओ नेगेटिव वहाँ पे जो ऑप्शन था आपका ओ नेगेटिव वाला वो सर्वदाता ग्रुप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होता है? सर्वदाता ग्रुप, ये होता है आपका ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ओ नेगेटिव से प्रश्न था। और एक प्रश्न और शायद था कि सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों में दिया हुआ था, तो वहाँ भी ओ नेगेटिव वाला ही शायद सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में जो थोड़ा ऑप्शन वाले जो थे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न नहीं थे, कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न थे। ऐसा लग रहा था कि ये भी सही जाएगा, ये भी सही जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एक प्रश्न आया हुआ था कि आपका यहाँ पे जो स्पुटम स्टेन होता है वो मोस्टली स्टेन नहीं किया जाता है रूटीन के लिए। तो फ्रेंड्स उसमें लिस्मन स्टेन दिया है, साथ में राइट स्टेन दिया हुआ है। तो जो लिस्मन नहीं था, वहाँ पे रोमानस्की स्टेन दिया हुआ है और राइट स्टेन दिया है। तो रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत ही तो राइट स्टेन आता है। और एक ऑप्शन था आपका ग्राम और एक आपका एफ। तो इन केस में अगर बात करें तो एफ जो स्टेन होता है तो वो रूटीन में अगर स्पुटम के हर जगह लगभग करते ही हैं, लेकिन अगर माने तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हम टीबी के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा। ठीक है, और बात करें अगले प्रश्न में, तो यहाँ से आपके क्रेटिनिन से भी प्रश्न आए थे। क्रेटिनिन का तो नॉर्मल रेंज ही सीधा पूछ लिया था, और दूसरा था आपका शायद ये क्रेटिनिन को किस मेथड के द्वारा एस्टिमेट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका आया हुआ था जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजी से कहें तो समझें, लेकिन वो यूरिन से आ गया था। ठीक है, तो यूरिन के क्लासेस हमने किए नहीं थे, लेकिन उसमें से बहुत सिंपल था कि इसको प्रिजर्वेटिव में कौन सा मोस्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका आ गया था, और मैं मोस्टली ब्लड बैंक से जो प्रश्न आए थे वो सही आए थे। ठीक है, और जो हिस्टोलॉजी यहाँ पे हिस्टोलॉजी तो था ही नहीं, जो हेमेटोलॉजी के प्रश्न थे उसमें से थोड़ा सा एक दो प्रश्न हार्ड थे, क्योंकि ये दो मशीन से पूछा था। एक पूछा था कि आपका जो सेमी ऑटो होता है उसमें किस विधि पर काम होता है, तो वो शायद फ्लोरेंस पे मैटर पे काम होता है। ठीक है, तो ये भी शायद ऑप्शन आपका वही सही जाएगा। फ्रेंड्स, जो प्रश्न है अभी इकट्ठा नहीं होंगे, जैसे आपके प्रश्न यहाँ पे इकट्ठे होते हैं उनका एक MCQ PDF बना के उनको हम आपको सॉल्व करा देंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर लगभग किस रेंज में होंगे। ठीक है, और 20 नंबर का प्रश्न तो उसमें क्या कहें, उसमें तो कुछ प्रश्न बहुत टफ आए थे और कुछ बहुत सरल आए थे। ठीक है, जैसे एक प्रश्न था कि आपका राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो आपका वो कौन सा होगा? राष्ट्रपति के सर्वोच्च के न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो वहाँ पे दिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आए थे। एक दो रीजनिंग के जो सवाल थे वो सही थे, ठीक ठाक थे। ठीक है, एक आया था कौन सा संघ है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि उनमें जीव पाए जाते हैं, तो इनकेस में आपका जो कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा होगा। ठीक है, वो कीट वाले जो जगत के जीव हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न थे आपके, बहुत हार्ड नहीं थे और बहुत सिंपल नहीं थे, लेकिन सबसे खुशी की बात ये, जिसने अभी हमारा सीरीज देखा था वो इन प्रश्नों को हल कर पाया होगा। अगर सीरीज को देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, प्रत्येक ऑप्शन को समझा होगा। ठीक है, तब फ्रेंड्स अब यहाँ पे चर्चा थोड़ा सा पेपर के बारे में कर लिए, और हमने बता दिया कि जो इसका MCQ बनाएंगे पूरा और उसको हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि कट ऑफ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ हम माने तो एकदम मतलब कि एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ लगभग बात करें तो 65 से और 70% के बीच इसका कट ऑफ जाने का उम्मीद है जनरल के लिए। ठीक है, 65 से कितना 70। और अगर यहाँ पे बात करें OBC और EWS वालों के लिए, तो OBC के लिए आपका यहाँ से कम 55 और 60 के बीच में मान के चलिए। ठीक है, 55 और 60 के बीच में मान के चलिए। और अगर बात करें यहाँ पे ST ST के लिए, तो फिर यहाँ पे SC के लिए तो ये अब आपका 40 से 45 इनको लगभग मान के चलिए। ठीक है, पेपर बहुत टफ तो नहीं था और ये भी नहीं कहने कि बहुत सरल था, इसीलिए ये हमने कट ऑफ रखा है। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं आप देख रहे हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के आए थे, तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है कि आपकी गलती हो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। ठीक है, कट ऑफ ऊपर इससे भी जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के अब इसके बाद में अगर कट ऑफ आ गया तो उसके बाद अब रिजल्ट कब आएगा इसका हम अपडेट जो भी आएगा उसको हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए जो UPNHM की यहाँ पे प्रिपरेशन किए थे और फॉर्म के साथ साथ मतलब वो एग्ज़ाम भी देने गए थे। ठीक है, तो जैसे ही कुछ आगे इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप इसके बाद में तैयारी करना चाहते हैं SGPGI लैब टेक्नीशियन की, SGPGI सिस्टर ग्रेड की, ठीक है, या फिर आप UPNHM CHO की, MPNHM CHO की और साथ साथ में बिहार CHO की, तो बिहार CHO, UP CHO और MP CHO का जो प्रिपरेशन हम एक साथ कराएंगे। ठीक है, उसका जो एक टाइटल होगा CHO होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग प्रश्न आपके सेम होते हैं और जो आपके यहाँ पे लैब टेक्नीशियन MLT और DMLT मांगा है उसको हम क्या करेंगे साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा UPNHM से जो आपके SGPGI और जो यहाँ पर बेसिल वाला जो फॉर्म निकला हुआ है वो थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा सा अपग्रेडेड होंगे, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के पेपर आएंगे, तो उसको हम और बेहतर से पढ़ेंगे। सिलेबस अभी SGPGI वाला को नहीं पता पड़ गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे फिर से एक अच्छे से
फिजियोलॉजी एनाटॉमी से शुरुआत करेंगे और अंत तक हम अपनी लैबों पर तक जाएंगे। ठीक है, जितने भी लैब है उनको हम प्रत्येक लैब को हल करते चलेंगे। उसके बाद में हम रिवीजन वाला क्लास लेंगे। जिस तरह से ये वाला 3 रामबाण प्रश्न लिए थे, ऐसे ही हम कुछ और अच्छे से अच्छा प्रश्न आपके लिए लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हम 1-2 दिन में आपका जो ये एग्जाम के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिटेल करके आपको समझा देंगे और उसका जो पूरा है MCQ टिक लगवा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका क्लास है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का और साथ में CHO का, दोनों क्लास आपका 15 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसी 15 से, ठीक है, ये शुरू हो रहा है। ठीक है, 15/3/2022 से ये शुरू हो रहा है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये शेयर कर दीजिए और शुरू से बने रहिए, ना कि आपको लास्ट में आते हैं और देखते हैं ऑप्शंस को, तो इन केस में समझ में आपको नहीं आता है। ठीक है, जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं शुरू से आप उसको पढ़ते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, और जिन भाई लोगों का पेपर सही नहीं गया है UPNHM का, वो निराश ना हो, वो अगले परीक्षा पे ध्यान दें। ठीक है, निराश होने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।